अ, देखिए ज़रा सा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए ज़रा सा क्वांटम मैकेनिक्स। तो दिस विल बी द वेरी फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए कोई भी ऐसा लेक्चर जो क्वांटम मैकेनिक्स को डिफाइन करता हो वो शुरू होता है आपका दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही जो है आपको ला के खड़ा कर देता है। क्या ज़रूरत पड़ गई क्वांटम मैकेनिक्स की क्लासिकल थ्योरी जो आपके पास अवेलेबल थी उसको छोड़ छाड़ के हम लोग जो है क्यों क्वांटम मैकेनिक्स पे आए? क्योंकि वीन्स ने कुछ बात बोली थी, दो साइंटिस्ट थे और रेलेज ने एक बात बोली थी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। वो डिफरेंस ऐसा था कि बीच का रास्ता कहीं सही था। बात से तो बीच का रास्ता जो आया दैट इज नथिंग बट सिंपली गिवन बाय क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आया होगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ही हम लोग वो दो वीन्स और रेलेज पर पहुंचेंगे जो जिनके अंदर थोड़ी थोड़ी खामियां होगी, जिसको सही करेगा। एक बीच का रास्ता, दोनों झगड़ रहे थे कि नहीं ऐसा होगा नहीं ऐसा होगा, तो एक बीच का रास्ता निकाला दैट इज नथिंग बट सिंपली गिवन बाय theory of quantum hypothesis, or you can call it as quantum mechanics as per the syllabus of CSIR net examination. Is it clear or not? आगे चलते हैं। Now what all we are going to discuss, we will create an idea about इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं वो ज़रा सा देख लीजिए। ज़रा सा सबसे पहले वी विल डिस्कस ब्लैक बॉडी रेडिएशन, द आइडिया बिहाइंड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नंबर सेकंड, स्पेक्ट्रल डेंसिटी फॉर a radiation. What is the meaning of spectral density? There are different methodologies to calculate spectral density. देखिए spectral density जो है पार्ट है वो मैथमेटिकल फिजिक्स में फोरियर ट्रांसफॉर्म का पार्ट है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? यहाँ स्पेक्ट्रल डेंसिटी नहीं कैलकुलेट करना है, बल्कि हमारे पास स्पेक्ट्रल डेंसिटी का सीधे सीधे आपके पास जो है एक्सप्रेशन होगा, उसको एनालाइज करना है। क्लियर? बिकॉज वी आर इन द अप्लाइड पार्ट ऑफ द मैथमेटिकल, वी आर नॉट इन द मैथमेटिकल फिजिक्स टू कैलकुलेट मैथमेटिकली, रादर वी विल बी हैविंग some expressions, and by using that expression we are going to analyze how the things are going to change. Is it clear or not? आगे चलते हैं। नंबर थर्ड, ब्लैक बॉडी एज ए कैविटी। किसी क्रिस्टल में हम लोग जो है छेद करेंगे और हम लोग ये प्रूव करेंगे कि इसको कैसे ब्लैक बॉडी बनाया जाए। कैविटी का मतलब काट के निकालना होता है। इफ यू मे कट इन ए क्रिस्टल, then how it can be made as a that is nothing but simply called as cavity, and how by using this cavity we are going to create a black body. Is it clear or not? This was the idea behind this third topic. Now let us see the fourth topic. हम लोग चौथे टॉपिक को हम लोग देखते हैं। देखिए जरा सा, एनर्जी डेंसिटी इनसाइड, एनर्जी थोड़ा गाढ़ा है लगता, एनर्जी डेंसिटी इनसाइड कैविटी। कैविटी के अंदर अगर कोई कुछ जा रहा है, रेडिएशन जा रहे हैं, तो फिर उसके पास अगर एनर्जी होगी तो हाउ मच एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद दैट, दैट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी फॉर अ ब्लैक बॉडी। वाई इट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी? क्योंकि हमने ब्लैक बॉडी को ही क्या माना है, देखिए कैविटी माना है। तो अगर आप एनर्जी डेंसिटी कैविटी की कैलकुलेट कर रहे हैं तो वही एनर्जी डेंसिटी किसकी भी है बताइए जरा सा, ब्लैक बॉडी की है। नाउ नंबर फिफ्थ टॉपिक, रेडिएशन प्रेशर। देखिए ये पार्ट रेडिएशन प्रेशर जो है दैट इज नथिंग बट सिंपली पार्ट ऑफ यूनिपोलर प्लेन वेव, बट while calculating unipolar plane wave some slight changes are there. For example, if you calculate unipolar plane wave radiation, तो उसमें कुछ टर्म आता है, और यहाँ पर जब हम ब्लैक बॉडी के लिए सेम चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्यों आता है वो हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में रेडिएशन प्रेशर डिस्कस कर लिया है,
तो यहाँ हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वो बता देंगे कि वहाँ ये एक्सप्रेशन था, यहाँ पर ये स्लाइट चेंजेस आया है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? So these all are the ideas which are used in the quantum analysis. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ? तो ये सारे आइडियाज़ हैं जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी में। यहाँ से हम लोग घुस जाएंगे कैसे क्वांटम मैकेनिक्स का उदय हुआ, मतलब कैसे क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट किया गया, एनालाइज किया गया। नाउ राइट ऑन द हेडिंग एज ब्लैक बॉडी। What is a black body? Clear है यहाँ पर? Is it possible to create a black body? No, it is theory we are not interested, but still if I have started, then I need to tell something about the theory of the black body. Clear है यहाँ पर? But I want analytical feeling point of view, कि आपको सब्जेक्ट फील होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी के अंदर जब किरचॉफ्स लॉ आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे किरचॉफ्स लॉ जब मार्केट में आया तो ब्लैक बॉडी की को और मजबूती मिल गई। क्लियर है यहाँ पर बात समझ? वैसे तो हम लोग ये कहते हैं कि ब्लैक बॉडी बनाना बहुत ही नामुमकिन है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि ब्लैक बॉडी होता है। लेकिन फिर जब जब किरचॉफ्स लॉ मार्केट में है तो ब्लैक बॉडी को और मजबूती मिल गई। क्लियर है यहाँ पर? उसको सपोर्ट करने के लिए आया था। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ में? तो सबसे पहली बात, ब्लैक बॉडी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ चुके हैं, उसको इस्तेमाल करके आप ब्लैक बॉडी को बहुत हद तक साबित कर सकते हैं, या उसको पढ़ने में आपको जो है मददगार साबित होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? तो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या है? ब्लैक बॉडी ऐसा चीज़ है जो सारी रेडिएशंस को अपने अंदर ले ले, चाहे उसकी लैम्डा कुछ भी हो, यानी वेवलेंथ कुछ भी हो। तो ब्लैक बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग दैट इज ऑफ एनी लैम्डा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? बट वी नो दैट एनीथिंग इन द नेचर इज नॉट ए ब्लैक बॉडी, because there is nothing made in the universe that can handle everything. क्लियर? अपने अंदर सब कुछ रख सके या सबको, हर लैम्डा को अपने अंदर समेट सके, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलो हम अच्छा मान के इसको आगे चल लेते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? तो हम लोग ब्लैक बॉडी में आगे बढ़ने से पहले, ये तो थ्योरी थी जो आप 12th क्लास से या फिर बीएससी में अपने पढ़े होंगे या फिर एमएससी में भी पढ़े होंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। क्लियर? तो आई एम स्टार्टिंग विथ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। absorption coefficient, right on the heading is absorption coefficient. एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को ऐसे समझिए, ये एक ऐसा चीज है जो बताता है कितना एब्जॉर्ब हुआ। कितना एब्जॉर्ब हुआ का मतलब भाई आया होगा तभी तो एब्जॉर्ब होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आएगा? मान लीजिए ये बॉडी है, इसने कितना एब्जॉर्ब किया, इस पर कोई चीज आई होगी तभी ना एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो आने का मतलब क्या बोलते हैं? फॉलिंग। फॉलिंग का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट। इंसिडेंट होगा तब एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 70 मिलेगा, तो ऐसे लिखते हैं 100 नीचे 70 ऊपर। 100 का एग्जाम हुआ तो 70 नंबर पाए, मतलब इंसिडेंट हुआ, नीचे इंसिडेंट आएगा, ऊपर क्या आएगा बताइए जरा सा? इंसिडेंट होगा तो एब्जॉर्ब होगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 70 लाएंगे। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, ऊपर क्या लिखेंगे? एब्जॉर्ब। रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय इट, जिस बॉडी पे गिरा उसी बॉडी पे। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? नाउ read on one more topic, that is some terms are there, that terms regularly we are going to use. Emissive power represented by small e. Read on the heading as emissive power, that is nothing but simply represented by small e. Say for example this is any body or the surface of that body. Say I am considering this much is the small region. Clear है यहाँ पर बात समझ में? ये small region है और उसका ये एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम स्मॉल ए या फिर डेल्टा ए कुछ मान लीजिए। स्मॉल ए चाहे डेल्टा ए, छोटा सा एरिया है इसीलिए। अच्छा, इसका नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं डेल्टा ओमेगा, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंगल एंड द नॉर्मल सिंपल एंगल? सिंपल एंगल 2 डायमेंशन होता है, लेकिन अगर एक कोन है, कोन इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी, तो ये जो एंगल है दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। तो 3 डायमेंशन एंगल को, 3 डायमेंशन में जो एंगल मेजर होता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल।
बट नॉर्मल एंगल जैसा दो लाइन के बीच का एंगल है तो दैट इज सिंपल एंगल, दैट इज 30 डिग्री 40 डिग्री वॉट एवर बी द डिग्री, दैट इज नॉट, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल एंगल। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? तो what is emissive power? Radiation coming out, see radiation coming out from this body perpendicular to the surface, देखिए इसके perpendicular है ना 90 डिग्री 90 डिग्री, I hope you got the idea। Radiation coming out of the body perpendicular to the surface through any region or from this solid angle, from this solid angle, that is nothing but simply called as delta omega। So I hope you got the difference between normal angle and the solid angle। What is the difference between normal angle and solid angle? दो लाइन के बीच का एंगल, दिस इज नॉर्मल एंगल। लेकिन थ्री डायमेंशन में एंगल कैलकुलेट करोगे तो दैट एंगल will be called as this is nothing but simply called as solid angle। Is it clear or not? So now we are interested in emissive power। Emissive power, very important terminology, that is nothing but simply called as emissive power। Emissive power, that is nothing but energy coming out through that body per unit time, per unit area, per unit solid angle। Is it clear or not? अच्छा, सबसे पहली बात, ये एनर्जी निकल रही है, एनर्जी या रेडिएशन निकल रहा है किसी वक्त पे, एनर्जी बाय टाइम तो पावर हो जाता है, तो इसको पावर रेडिएटेड भी बोल सकते हैं। बात समझ में नहीं, क्योंकि हम एमिसिव पावर की बात कर रहे हैं। एमिसिव का मतलब एमिट होना, निकलना, मतलब रेडिएशन बाहर की तरफ आना। तो पावर, ये देखिए इस एरिया से आया, ये देखिए ये डायग्राम देखिए, इस एरिया से आया, इस सॉलिड एंगल से आया, तो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल, या इसको एनर्जी पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज एमिसिव पावर। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है? पर इसमें ये डिफाइन करना है कि कितने एरिया से आया है, किस सॉलिड एंगल का रीजन आपने लिया है जहां से आया है। तो ब्लैक बॉडी की बात हम लोग कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी में ए जो है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 होता है। क्यों एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 होता है? ये देखिए, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इसलिए 1 होता है क्योंकि जितना इंसिडेंट होता है वो सारा का सारा अपने पास रह रहता, ऑल लैम्डा, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है 1 होता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? इमिसिव पावर फॉर ए ब्लैक बॉडी दैट इज इक्वल टू कैपिटल ई, ये हमारा एजम्पशन है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? एमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी दैट इज इक्वल टू कैपिटल ई। चलें आगे। तो नाउ यहाँ से पर लिखे, ये एजम्पशन है तो प्रूव तो करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज Kirchhoff's rule or something called as, that is nothing but simply Kirchhoff's law। So write down the heading as Kirchhoff's law or sometimes Kirchhoff's rule। Now we need to prove how it is called। E upon A, that is equal to capital E। Say for example, this is the relation and this relation was given by Kirchhoff, and what is the significance of this relation that we are going to discuss? Is it clear? For a black body A is equal to 1, we know that absorption coefficient 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि जितना इंसिडेंट हुआ सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए, जितना आया उतना ही, तो कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1। आई होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। इज इट क्लियर? नीचे क्या था? इंसिडेंट, ऊपर क्या था? एब्जॉर्ब्ड। तो जितना इंसिडेंट है उतना ही अगर एब्जॉर्ब है तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 1। अगर ए 1 है तो ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल ई के बराबर। तो दिस इज व्हाट द पावर रेडिएटेड फॉर अ ब्लैक बॉडी। ई इज इक्वल टू ई कैपिटल ई, हम लोग किसके लिए मान रहे थे? ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। और यहाँ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ब्लैक बॉडी के लिए कितना होता है बताइए जरा सा? कैपिटल ई हो जाता है। तो दिस इज व्हाट द रिलेशन व्हाट वी अचीव्ड। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये तो हो गया ब्लैक बॉडी समझने के लिए। हम हमारे पास रिलेशन है ई बाई ए दैट इज इक्वल टू कैपिटल। ये क्या बोलता है जरा सा इसको समझिए जरा सा। ये तो लोकल है जो आप जानते हैं। अब इसके अंदर एक फीलिंग छुपी हुई है। देयर इज वन फीलिंग इनसाइड दिस रिलेशन। इसके अंदर एक फीलिंग है, देखिए जरा सा। और यही फीलिंग आपको ये समझने में मदद करेगा और यही फीलिंग आपको एग्जाम तक ये रिलेशन याद दिलाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? फीलिंग इसके अंदर ये है, हायर विल बी द एब्जॉर्प्शन, हायर विल बी द एब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा हायर विल बी द पावर रेडिएटेड, या हायर विल बी, ई को ही हम लोग पावर रेडिएटेड भी बोलते हैं। हायर विल बी द पावर एब्जॉर्प्शन, हायर विल बी द पावर रेडिएटेड, दैट इज नथिंग बट सिंपली ई। इज इट क्लियर और नॉट? क्या बोलता है देखिए जरा सा।
एक ग्लास का टुकड़ा, मान लीजिए ये एक ग्लास का टुकड़ा है, दिस इज व्हाट द शीट ऑफ द ग्लास एंड दिस कलर इज क्या बताइए जरा सा, ग्रीन। ये ग्रीन ग्लास का टुकड़ा क्यों ग्रीन दिखता है हमको, वो बताइए जरा सा। वो इसलिए दिखता है कि ये सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब्स all the color all the color and reflects green। मतलब सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर देता है और किसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जितना अच्छा इसका सारा कलर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होगी उतना अच्छा ग्रीन दिखेगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? एमिट का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट या फिर जो दिखना, वही दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज एमिसिव। तो जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा जो है आपका रेडिएशन पावर होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में? आई होप यू गॉट द आइडिया। इज इट क्लियर और नॉट? तो फीलिंग इनसाइड द रिलेशन ऑफ द किरचॉफ्स लॉ E upon A that is equal to E, higher will be the absorption, higher will be the power radiated। is it clear or not? I hope you got the idea। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया? भाई एक ग्रीन ग्लास का टुकड़ा ग्रीन इसलिए दिखता है क्योंकि सारे के साथ अच्छा उसका एब्जॉर्प्शन है, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन का। अगर और भी कलर उसमें रिफ्लेक्ट होके आ जाते तो फिर उसको तो ग्रीन ना बोल के कुछ और दिखने लगता। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा सवाल ये है, इफ देर इज नो मटीरियल, इफ देर इज नो मटीरियल, यदि नेचर के अंदर कोई ऐसा मटीरियल नहीं है जो ब्लैक बॉडी बन सके या सारे के सारे चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, तो फिर ब्लैक बॉडी कैसे बनाया जाए। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझे? तो हम लोग एक सरफेस लेते हैं, ये एक बॉडी लिया है और एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से कर लूँ। हाँ ठीक है, एक बॉडी है। मैंने ये भी यहाँ भी था, मैंने इसको काट दिया है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। तो इफ देर इज नो मटीरियल विच एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग इन नेचर, मतलब कोई ब्लैक बॉडी नाम की कोई चीज है नहीं, तो फिर हम पढ़ रहे हैं तो फिर ब्लैक बॉडी है कहाँ जो हम पढ़ रहे हैं? तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ब्लैक बॉडी को किसी तरह से बनाया जाए। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, आई विल मेक योर कंसेप्ट वेरी मच क्लियर सो दैट यू कैन फील द सब्जेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट? तो मान लीजिए कोई रेडिएशन इस ब्लैक बॉडी, इस बॉडी के अंदर घुसे। अभी तक तो ब्लैक बॉडी नहीं बना, अभी तक बॉडी है, उसके अंदर हमने इसको कट कर दिया, निकाल दिया। अब इसके अंदर हम लोगों ने रेडिएशन को घुसाया है। क्लियर? इस जगह को हमने जिगजैग शेप दिया, कोई अच्छा शेप नहीं है, एक जिगजैग शेप है। जब रेडिएशन आके इससे टकराएगी तो कहीं रिफ्लेक्ट होगी इधर उधर उधर। हमने क्या किया, बाकी सारी जगहों को ब्लैक कलर दे दिया, ब्लैक कलर। क्लियर है यहाँ पर? तो कहीं भी जाके अगर ये टकराएगा, ब्लैक स्पॉट जब आपने दिया है कहीं भी टकराएगा तो ब्लैक कलर का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, तो सारा का सारा अंदर रह जाएगा, कोई जो है बाहर वापस नहीं जा पाएगा। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट कॉल्ड एज, इट इज नथिंग बट सिंपली ब्लैक बॉडी। आई होप यू गॉट द आइडिया। मेक द one end with a zigzag shape. When radiation will hit on that, it will not have a particular direction like in the Rutherford will reflect back on something like that. It will travel in a random direction and make all other regions with a black color so that the radiations will get perfectly absorbed. It will not come out of the hole which I have created। ये hole जो मैंने create किया है वहां से बाहर नहीं आएगा। This body is not exactly a black body, but it is close to a black body, close to a black body। this is very very close to a black body। is it clear or not? ठीक है, दोबारा मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ। देखिए हम लोगों ने ये बना दिया था, ये हमारा था बॉडी, रेडिएशन ऐसे घुसी थी, मैंने यहाँ पर एक जिगजैग जिगजैग शेप लगा दिया जिसकी वजह से रेडिएशन कहीं भी हिट कर सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। क्लियर? और मैंने बाकी सारी जगह को काले रंग से जो है रंग दिया है कि जहां भी रेस गिरे वहीं एब्जॉर्ब हो जाए, बाहर जाने का इरादा भी ना करे। क्लियर है यहाँ पर? इसके बाउंड्री को मैंने जो है थिक बना दिया, मतलब थिक शेप कर दिया। ये इसका मोटापा है, बाकी तो अंदर जो खोखला है उसके अंदर रेडिएशन जो अपना काम करना है वो तो कर ही रही है। अच्छा तो अब इसके अंदर रेडिएशन जैसा चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, बॉडी का शेप अगर ऐसे होता, अगर मैं स्फेरिकल ना बनाता, इस तरह बॉडी का शेप होता और इसके अंदर रेज अगर ऐसे चल रही होती तब भी अंदर ही रहती। आज स्फेरिकल बना दिया है तो भी जो है चलिए ठीक। ठीक
देखिए ज़रा-सा तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब अगर आप इसको स्फेरिकल शेप लेके चल लो, चाहे ज़िगज़ैग शेप लेके चलो, कैसा भी शेप, अंदर तो रेज़ अपना जैसे चलना है वैसे चलती रहेगी। तो शेप का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो पढ़ने-पढ़ाने के लिए जो हम लोग ब्लैक बॉडी को जो हम पढ़ते हैं, चूँकि स्फेरिकल एनालिसिस ज़्यादा आसान होता है, ज़िगज़ैग शेप लोगे तो कैसे एनालाइज़ करोगे? तो इसीलिए जो है हम लोग इसकी जो पढ़ाई करते हैं ब्लैक बॉडी की, उसको कैसा भी कैविटी मान लेते हैं या स्फेरिकल मान लेते हैं। स्फेरिकल इसलिए, वरना शेप अगर कोई भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ना। शेप अगर स्टार जैसा हो बॉडी का तो भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि रेडिएशन तो अंदर का अंदर ही रहेगा, बाहर तो आना नहीं है। स्फीयर के अंदर से बाहर ना आए, चाहे स्टार के अंदर से बाहर ना आए, वो तो वही हो गया। लेकिन पढ़ने-पढ़ाने के लिए तो हम लोग स्फेरिकल शेप पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर होते हैं। तो ब्लैक बॉडी आज के बाद किस नाम से पढ़ा जाएगा बताइए ज़रा-सा? स्फेरिकल कैविटीज़। कैविटी क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर छेद तो किया ही है। बात समझ में आया नहीं समझ में? तो हम लोगों ने छेद तो किया है। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया नहीं समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगा। नो फाइनल आई कंक्लूड। तो सबसे पहली बात अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ, इफ आई वांट टू कंक्लूड एट द एंड दैट क्या शेप मैटर है? शेप मैटर नहीं है। बॉडी का कैसा भी शेप हो, चाहे स्फेरिकल शेप हो, चाहे स्टार का शेप हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो नेचर ऑफ द रेडिएशन, अंदर का जो रेडिएशन है, देखिए इसके अंदर जो यहाँ एक रेडिएशन चल रही है, ये देखिए इसके अंदर ये जो मैं आपको एक स्फेरिकल वाला दिख रहा है, तो उसके अंदर जो रेडिएशन चल रही है वो बाहर के शेप पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो स्टार हो चाहे वो स्फेरिकल हो। ये बात तो खत्म हो गया। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? अच्छा, रेडिएशन इनसाइड द बॉडी, चाहे स्फेरिकल हो चाहे वो स्टार शेप का हो चाहे कोई सा भी शेप का हो, वो तो कहीं भी जा सकती है। कोई दिशा उसके लिए खास तो है नहीं और कोई दिशा उसके लिए खास है नहीं। तो इसीलिए हम उसको कहेंगे कि वो किस नेचर का है? आइसोट्रोपिक नेचर का है। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू गॉट द आइडिया। इज इट क्लियर और नॉट? तो सबसे पहली बात, अगर हम इसको फाइनली कंक्लूड करना चाहें, स्मॉल ई अपॉन ए दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए, हायर विल बी द एब्जॉर्प्शन, हायर विल बी द एमिसिव पावर। द वन थिंग इज देयर। सेकंड थिंग, आप शेप कोई सा भी लेके ब्लैक बॉडी पढ़ सकते हैं, आसान है स्फीयर को लेके पढ़ना, तो इसीलिए हम स्फेरिकल कैविटी से हम ब्लैक बॉडी को पढ़ लेते हैं। अंदर की रेस जो है बाहर के शेप पे डिपेंड नहीं करती, वो हर जगह जाएगी, किसी जगह से कोई खास मोहब्बत तो है नहीं, तो इसीलिए इसको आइसोट्रोपिक नेचर भी कहा जाता है। आई होप यू गॉट द आइडिया। नाउ इन द वेरी next lecture we are going to hit this spherical cavity, then or a body, then how radiations are created and different forms of क्या बोलते हैं आपका spectral density or some solid angle we are going to discuss in this. Till then, okay, goodbye.